कल के भरोसे कितने आज निकल गए, कुछ सपने अलमारी में रखे रखे बिखर गए। जिंदगी पूछती है हमसे कब जियोगे मुझे, और हम कहते हैं बस थोड़ा और वक्त मिल जाए। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली आती हैं और बाद में लगता है कि उनका आना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। उस सैटरडे रिया सिर्फ एक छोटी सी बुक शेल्फ खरीदने गई थी। उसका स्टडी कॉर्नर काफी मेसी था। बुक्स इधर उधर फैली हुई थी, कुछ फाइल्स डाइनिंग टेबल पे पड़ी हुई थी। वो पिछले 3 महीने से सोच रही थी कि इस वीकेंड मैं ये स्टडी कॉर्नर ऑर्गेनाइज करूंगी। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो इस वीकेंड अपना स्टडी कॉर्नर ऑर्गेनाइज करेगी। वो एक सेकंड हैंड फर्नीचर स्टोर में गई। वहाँ कुछ खास नहीं था, चेयर्स, टेबल, लैंप एंड कबर्ड्स। फिर उसकी नज़र कॉर्नर में पड़ी एक वुडन कैबिनेट पर गई। उसके ऊपर कुछ स्क्रैच थे, पता नहीं क्यों वो उसे पसंद आई। शॉपकीपर ने कहा, यह कल ही आई है, किसी डिसीज्ड एस्टेट से फर्नीचर आया है। रिया ने कैजुअली पूछा, कितना प्राइस है? प्राइस रीजनेबल था तो उसने कैबिनेट खरीद ली। घर आके उसने उसे क्लीन करना शुरू किया। पहली ड्रॉर खाली थी, दूसरी ड्रॉर में कुछ न्यूज़पेपर थे, तीसरी ड्रॉर बहुत ही पतली सी थी, वो ठीक से नजर भी नहीं आ रही थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वो जाम थी। उसने थोड़ा सा और फोर्स लगा के उसे खोला और देखा उसके अंदर एक क्रीम कलर का एनवेलप है। ऊपर हैंडराइटिंग में सिर्फ इतना लिखा हुआ था, फॉर द डे यू फाइनली हैव टाइम। रिया कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रही। उसने सोचा प्रीवियस ओनर का कोई पर्सनल लेटर होगा, इसे पढ़ना ठीक नहीं होगा। उसने वापस लेटर ड्रॉर में रखा और क्लीनिंग शुरू कर दी। लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में वही लाइन गूंजती रही, द डे यू फाइनली हैव टाइम। रात को डिनर के बाद उसका ध्यान फिर उसी लेटर की तरफ गया। उसने उस एनवेलप को निकाला, फिर सोचा नहीं है किसी और का लेटर है। उसे ठीक नहीं लगा और उसने लेटर वापस रख दिया। रात को 11 बजे रिया सोने चली गई और उसके हाथ में फ़ोन था। ईमेल्स चेक की, फिर मंडे का मीटिंग का रिमाइंडर आ गया। उसके बाद कैलेंडर खोला, पूरा हफ्ता बहुत बिजी था। मंडे ऑफिस, ट्यूसडे डेंटिस्ट के बाद मीटिंग, वेडनेसडे किड्स की एक्टिविटीज़, थर्सडेज क्लाइंट कॉल, फ्राइडे टीम डिनर, सैटरडे घर के काम। उसने कैलेंडर बंद कर दिया और फाइनली उसके दिमाग में फिर वही लाइन याद आई, फाइनली द डे यू हैव टाइम। रिया उठी, लिविंग रूम में गई। उसने वो लेटर खोला, अंदर 4 पेजेस थे। पहली लाइन पढ़ते ही रिया रुक गई। उसमें लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो मैं तुमसे पहले अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर चुकी हूँ। रिया की क्यूरियोसिटी बढ़ी। अगली लाइन में लिखा था, मेरा नाम कविता है। मुझे नहीं पता ये लेटर कौन पढ़ेगा, मेरी बेटी या कोई स्ट्रेंजर। अगर कोई स्ट्रेंजर पढ़े तो ये सबसे अच्छी बात होगी। रिया सोफे पर बैठ गई। आगे लिखा था, मैंने अपनी पूरी लाइफ ये कहते हुए निकाल दी, अभी टाइम नहीं है। जब बच्चे छोटे थे तब मैं बोलती थी पहले बच्चे बड़े हो जाएं। जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं बोलती थी पहले बच्चे सेटल हो जाएं। फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फिर घर, फिर पैसे, फिर काम। हर बार रीजन जेन्युइन था, लेकिन प्रॉब्लम रीजंस नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी लाइफ लिस्ट में सबसे आखिर में आती थी। रिया ने पढ़ना रोक दिया। पता नहीं क्यों ये उस स्ट्रेंजर की स्टोरी कम मेरी लाइफ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उस मॉर्निंग ही उसकी कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आया था। उसने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, चलो कहीं ट्रिप प्लान करते हैं और चलते हैं। रिया ने कहा अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी प्लान करेंगे। उसने लेटर खोला और जो आगे आने वाली लाइन थी उससे रिया का चेहरा बिल्कुल बदल गया, क्योंकि कविता ने लिखा था, फिर एक दिन वो टाइम आया जब मेरे पास फाइनली बहुत सारा टाइम था। लेकिन उसके बाद जो लिखा था, रिया को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 58 की उम्र में जब मैंने नौकरी छोड़ी, मुझे लगा अब मैं वो सारे काम करूँगी जो मैं अपनी नोटबुक में एक टू डू लिस्ट बना के रखी हुई थी। सोलो ट्रैवल करना, रेड ड्रेस खरीदना, गार्डनिंग करना, पेंटिंग सीखना, बहन के साथ गोवा जाना, अपनी कॉलेज की फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दिन गिल्ट फ्री होके सिर्फ अपने लिए टाइम निकालना। रिटायरमेंट के 2 महीने बाद मुझे लगा कि अब मैं ये लिस्ट स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया।
कुछ वीक्स बीत गए और हर वीक मैं यही सोचती थी कि मैं अगले वीक से शुरू करूँगी। वेदर थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाऊं, और मैं हर बार उसे पोस्टपोन करती रहती थी। एक दिन मेरी छोटी बहन नीता का फ़ोन आया। उसने कहा हम कहीं घूमने चले। मैंने बोला नहीं, अक्टूबर में प्लान बनाते हैं। वो मुस्कुराकर बोली आपका अक्टूबर तो कभी नहीं आता। मैं नाराज़ हो गई और मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ हफ्ते बाद मेरी बहन को स्ट्रोक आया। वो बच गई, लेकिन वो महीनों तक ट्रैवल नहीं कर सकी। मैं हॉस्पिटल में उसके पास बैठी थी। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, दीदी हमें कभी कभी राइट टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें बस चीज़ें कर लेनी चाहिए। अगली सुबह कविता मार्केट गई। उसने अपनी रेड ड्रेस खरीदी, अकेले कैफ़े में गई। उसने करीब 8 साल बाद अपनी कॉलेज की फ्रेंड को फ़ोन किया और घंटों बात की। गार्डन में रोजेस लगाए और अपनी नोटबुक में आके लिखा नो मोर समडे। रिया मुस्कुराई। उसे लगा अब स्टोरी अपलिफ्टिंग होने लगी है। तभी उसने लास्ट पेज उठाया। उसके ऊपर डेट लिखी थी 18 जुलाई 2024। डॉक्टर ने कविता को बताया कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और स्ट्रेंज बात यह है कि मेरे डायग्नोस होने पर मेरी आने वाली मौत का मुझे इतना दुख नहीं है जितना उन सालों का है जिन्हें जीने की बजाय मैंने सेव करके रखा। ये पढ़ के रिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से लेटर को क्लोज किया। तभी साइड पे टेबल पे रखे उसका फ़ोन वाइब्रेट किया। उसने मैसेज खोला। ये उसी फ्रेंड का मैसेज था जिसने वीकेंड पे जाने के लिए प्लान किया था और रिया ने पहले मना कर दिया था। उसका जवाब आया फॉरगेट इट। रिया ने 2 सेकंड सोचा और फिर रिप्लाई किया लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वीकेंड। अगले दिन रिया उसी शॉपकीपर के पास गई। उसने पूछा आप किसी कविता को जानते हैं? उसने जवाब दिया हाँ, उनका अभी थोड़े टाइम पहले निधन हुआ है। रिया ने कहा आप उनके किसी रिश्तेदार को जानते हैं जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकूं? मुझे उनकी कबर्ड से एक लेटर मिला है। शॉपकीपर ने बोला हाँ, उनकी बेटी का नंबर है मेरे पास, पर ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मैं आपको नंबर नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और मैं उनकी बेटी तक आपका नंबर पहुंचा दूंगा। कुछ दिनों बाद एक अननोन नंबर से रिया के फ़ोन पे फ़ोन आया। पता चला कि ये कविता की बेटी थी। उसने कहा आपको मेरी मॉम का लेटर मिला है? रिया ने कहा हाँ, बट आई एम सॉरी, मैंने वो लेटर पढ़ लिया है। कविता की बेटी की हंसी की आवाज़ आई। उसने कहा डोंट वरी, वो लेटर मेरे लिए नहीं था। मेरी मॉम चाहती थी कि वो लेटर जिसे भी मिले वो उसे पढ़ ले। उसने बताया कि मॉम ने इसी तरह के लेटर्स डिफरेंट जगह पे छोड़े थे, कुछ कैफ़ेज़ में, कुछ पार्क्स में, कुछ कबर्ड्स में, कुछ लाइब्रेरी में, ताकि ये लेटर जिन्हें भी मिल सकें वो उन्हें पढ़ सके। उनका मानना था कि मेरी इस लाइफ एक्सपीरियंस से अगर किसी के 5 साल भी सेव हो सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये सुन के रिया बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद रिया ने वो कबर्ड रीपेंट कराई और उसको बिल्कुल न्यू लुक दिया। बट एक चीज़ बिल्कुल वही थी, जो शेल्फ पतली थी जिसमें लेटर मिला था, उसने वही लेटर उसमें दोबारा रख दिया और उसमें एक नोट ऐड कर दिया, कविता आपका लेटर सही इंसान को मिल गया है और अब मैंने अपनी ज़िंदगी पोस्टपोन करनी बंद कर दी है। रिया ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें एक लिस्ट बनाई। लिस्ट थी द थिंग्स आई पोस्टपोन्ड इन माई लाइफ। उसमें कोई बहुत बड़ी विश लिस्ट नहीं थी, ना मालदीव जाना, ना कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना। उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी थी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ मूवी देखना, लेकिन मूवी देखते हुए अपना फ़ोन और लैपटॉप टच ना करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े जाना, अपने लिए टाइम निकालना, कुछ चीज़ें जो रिया को पसंद थी उन्हें करना। हमारी ज़िंदगी में सबसे डेंजरस वर्ड ना नहीं है, ना फिर भी एक चॉइस है। सबसे डेंजरस वर्ड कभी, जो कभी आता ही नहीं है। हम हमेशा चीज़ें पोस्टपोन करते रहते हैं, अभी नहीं फिर कभी, आज बिज़ी हूँ फिर कभी। लेकिन इस कभी को एक नाम देना ज़रूरी है, इसको एक डिसीजन बनाना ज़रूरी है। वेदर इट्स नेक्स्ट वीकेंड, whether it next month, we have to take time for ourselves as well to do the things which we enjoy. और जिस दिन हम इस कभी को एक डेट देते हैं, हम फिर से जीना शुरू कर देते हैं। अगर ये कन्वर्सेशन सुनते हुए आपको किसी भी इंसान की याद आई हो तो ये वीडियो देखने के बाद फ़ोन उठा के उससे कन्वर्सेशन ज़रूर कीजिएगा। इस कभी को अपनी लाइफ से निकाल के इस कभी को एक डेट देना ज़रूरी है। आई होप
आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर मोर positive and inspiring videos, please follow me. Until then, goodbye. Bye bye.